घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 का मास्टर कोर्स चैनल पर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 1990 से लेकर जनवरी 2026 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है भौतिक विज्ञान के 2 चैप्टर और रसायन विज्ञान के 2 चैप्टर को समाप्त कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर 3 अकार्बनिक रसायन, चैप्टर 4 धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग और चैप्टर 5 मिश्र धातुएं, इनको समाप्त करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लगातार आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। साथ में जो छात्र वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों के लिए चैनल पर घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। सारे वीडियो जो है उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं, तो पुराने वीडियो जाकर भी आप उस वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर 3 चैप्टर को समाप्त करते हैं। अकार्बनिक रसायन, पहले हम लोग नोट्स देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों के मूल अवयव के रूप में परिभाषित होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। अद्यतन रूप से हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव 1834 से 1907 तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर 1830 से 1895 के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनकी भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुवीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित यानी कर्व प्लॉटिंग किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबेराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है: तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका नियम है? यह है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाएं। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। यह नियम क्या कहता है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।
समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। क्षैतिज पंक्तियों, जिन्हें मेंडलीव ने श्रेणी कहा है, को आवर्त यानी पीरियड्स कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति 1A, 7A, 8, 1B, 7B एवं 0 के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिया गया है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया गया है और नाम दिया गया है और उसका प्रतीक यानी सिंबल दिया गया है। IUPAC अधिकृत नाम दिया गया है, IUPAC प्रतीक दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका परमाणु क्रमांक 101, नाम इसका है यूनिलूनियम, सिंबल क्या है इसका UNU। IUPAC अधिकृत नाम क्या है इसका मेंडिलीवियम, और इसका जो प्रतीक है वो है MD। 102 परमाणु क्रमांक यूनिलबियम, सिंबल इसका UNB है। IUPAC नेम इसका है नोबेलियम, सिंबल है आपका NO। परमाणु क्रमांक 103 यूनिट्रियम, UNT इसका प्रतीक है, और इसका IUPAC नेम है लॉरेंसियम, LR से इसको शो करते हैं। परमाणु क्रमांक 104 यूनिलक्वेंडियम, UNQ इसका सिंबल हुआ। रदरफोर्डियम इसका IUPAC नेम है, सिंबल इसका RF है। 105 परमाणु क्रमांक यूनिलपेंटियम, UNP सिंबल हो गया। IUPAC नेम डबनियम, सिंबल DB। परमाणु क्रमांक 106 यूनिलहेक्सियम, UNH सिंबल हो गया। IUPAC नेम आपका सीबोर्गियम, SG सिंबल होगा। 107 परमाणु क्रमांक यूनिलसेप्टियम, UNF, IUPAC नेम बोहरियम, BH इसका सिंबल। 108 परमाणु क्रमांक यूनिलॉक्टियम, UNO सिंबल। हॉसियम, HF इसका जो है सिंबल है IUPAC का। 109 यूनिलेनियम, UNE सिंबल हुआ। मेट्रीनेरियम, MT इसका IUPAC सिंबल। 110 परमाणु क्रमांक यूनोनुलियम, UUN, IUPAC नेम डर्म स्टेंडियम, DF इसका सिंबल हो गया। 111 परमाणु क्रमांक यूनोनुनियम, UNU, रोंटेजेनियम, RG इसका सिंबल है IUPAC का। 112 परमाणु क्रमांक यूनुनबियम, UNB सिंबल हुआ। कोपरनसियम, CN इसका जो है IUPAC सिंबल। 113 परमाणु क्रमांक यूनुट्रियम, UUT सिंबल हो गया। निहोनियम इसका IUPAC नेम NH सिंबल हो गया। 114 परमाणु क्रमांक यूनिकॉन्डियम, UUQ इसका जो है सिंबल हुआ, और फ्लोरोबियम इसका IUPAC नेम FL सिंबल हो गया। 115 यूनुपेंटियम, UUP, मोस्कोवियम इसका IUPAC नेम MC सिंबल हो गया। 116 यूनुहेक्सियम, UUH इसका जो है सिंबल हुआ। लिबरमोरियम इसका IUPAC नेम LB इसका सिंबल। 117 यूनुसेप्टियम, सिंबल UUS। टेनेफाइन इसका IUPAC नेम और TF इसका सिंबल हो गया। 118 यूनोनोक्टियम, UUO इसका जो है सिंबल हुआ। ओगेनसन इसका जो है IUPAC नेम OG इसका सिंबल हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न कोश। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? 150 वर्ष।
यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव द्वारा डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कथन है आपका, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं एटॉमिक रेडियाई सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो पहला वाला क्या है आपका गलत है और दूसरा क्या है आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः क्या हैं घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 किसी एक आवर्तक पीरियड के अनुदिश आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक पीरियड में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। तो पूछा गया था इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका केवल 2 सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी आवर्त पीरियड के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग ग्रुप में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म उभयधर्मी बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। यहाँ पर आपको मैच करना है, एक तरफ तत्व दिया गया है एक तरफ संयोजकता दी गई है। तो सिलिकॉन पहला एलिमेंट है आपका, इसका जो संयोजकता होती है वो क्या होती है 4 होती है, यानी ए का क्या होगा 4 होगा। फ्लोरीन फ्लोरीन की संयोजकता क्या होती है 1 होती है, यानी बी का क्या होगा 1 होगा। एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है 3 होती है, यानी सी का 3 होगा। और सल्फर की संयोजकता क्या होती है 2 होती है, यानी डी का 2 होगा। 4132 तो 4132 यानी बी विकल्प आपका क्या होगा सही होगा। तत्वों के परमाणुओं का संयोजन, यहाँ पर तत्व एलिमेंट दिया गया है, प्रतीक परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता यानी वैकेंसी। सिलिकॉन Fi परमाणु क्रमांक 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 वैकेंसी 4। फ्लोरीन F परमाणु संख्या 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 संयोजकता 1। एल्युमिनियम Al परमाणु संख्या 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 वैकेंसी 3। सल्फर परमाणु संख्या 16 इलेक्ट्रॉन संख्या 16 और वैकेंसी जो है इसकी 2 होती है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन लगभग 46.60%, सिलिकॉन लगभग 27.72%, एल्युमिनियम लगभग 8.13%, आयरन लगभग 5%, कैल्शियम लगभग 3.65% तथा कार्बन लगभग 0.6% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वह है आपका ऑक्सीजन। व्याख्या हमने देख ली है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के फिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन
सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 10, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 100। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, अतः प्रश्नकाल के अनुसार विकल्प डी क्या होगा? आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? वह आपका है हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपर रूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आपके विकल्प क्या दिए गए हैं? धातु, अधातु, उपधातु, गैस। तो गैस क्या है? आपका एक तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स तथा उपधातु मेटलॉइड्स में विभाजित किया गया है। कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? वह है आपका फ्रेंसियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। सॉरी फॉर द एबव क्वेश्चन, इसका फ्रेंसियम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? टेक्नीशियम होगा। ठीक है, विकल्प डी आपका सही होगा। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है आपका टीसी। प्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व टीसी यानी टेक्टियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। इसका परमाणु भार 96.90636 यू है। इसे वर्ष 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो फिग्रे द्वारा आइसोलेट किया गया था। अगला चैप्टर है आपका धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? नोट्स देखते हैं। भू प्रॉपर्टी अर्थ क्रस्ट तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातुएं 2 रूप में मिलती हैं। पहला है मुक्त अवस्था में अर्थात सरल पदार्थों तत्वों के रूप में, नेटिव ऑफ एलिमेंटल स्टेट। दूसरा है आपका संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिकों के रूप में, कंबाइंड स्टेट। प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातुएं बहुत कम सक्रिय होती हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि, वे मुक्त अवस्था में मिलती हैं। अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में मिलती हैं। अगला टॉपिक है आपका सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। अभिक्रिया श्रृंखला के तहत धातुओं मेटल्स को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो पोटेशियम से शुरुआत होगी, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है और नीचे तक हम जाएंगे एयू यानी गोल्ड तक, स्वर्ण तक जाएंगे, सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अप टू डाउन जो है ये ऑर्डर जाएगा। तो सबसे टॉप पर क्या आ रहा है? आपका पोटेशियम है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
फिर आपका सोडियम आएगा, फिर आपका कैल्शियम आएगा, फिर आपका मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आपका Zn जस्ता है, Fe लोहा है, Pb लेड है, H हाइड्रोजन है। उसके नीचे जाओगे तो फिर आपका Cu कॉपर है, Hg पारा है, Ag यानी चांदी सिल्वर है, और Au गोल्ड यानी स्वर्ण है। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम आपका अप्रोच रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होगा और नीचे वाला सबसे कम अपक्रियाशील होगा। ठीक है, खनिज मिनरल्स, धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं खनिज कहलाते हैं। अगला है आपका अयस्क ओर्स, उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है अयस्क कहते हैं। धातु में प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ धातुओं के खनिज एवं अयस्क दिए गए हैं। धातु खनिज अयस्क, खनिज अयस्क का संगठन, सोडियम Na, तो इसका हो जाएगा आपका रॉक सॉल्ट NaCl, ट्रोना Na3HCO3 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। अगला है आपका चिलीफोरा यानी चिली साल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10H2O टिंकल। अगला है आपका ग्लोबराइट Na2CaSO4 का होल ट्वाइस। अगला है आपका पोटेशियम, इसका हो गया आपका फिलवाइट KCl, कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। अगला है आपका फोनाइट K2MgSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। अगला है आपका मैग्नीशियम, इसका हो जाएगा आपका मैग्नेफाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। अगला है आपका कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। अगला है आपका कीजेराइट MgSO4 डॉट H2O। अगला है एप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O, इसी को बोलते हैं एप्सोमाइट। अगला है आपका कैल्शियम, इसका होगा लाइमस्टोन CaCO3, कैल्साइट CaCO3, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। अगला है आपका फ्लोरफर CaF2 या फ्लोस्पर बोलते हैं। अगला है आपका एल्युमिनियम, बॉक्साइट है इसका Al2O3 डॉट NH2O, क्रायोलाइट है Na3AlF6, कोरंडम है Al2O3, डायस्पोर है AlO ब्रैकेट के अंदर OH। अगला है आपका टिन Sn, इसका है आपका कैफेटेराइट SnO2, टिन स्टोन भी बोलते हैं। अगला है आपका लेड, इसका है गैलेना PbS सिंबल हो गया। अगला है आपका फीरूफाइट PbCO3 फार्मूला हो गया। अगला है मैटलोकाइट PbFCl। अगला आपका कॉपर है कैल्कोपायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट भी बोलते हैं। कैल्कोफाइट Cu2S, कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं इसको। क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। अगला है एजूराइट CU3 का होल ट्वाइस डॉट OH का होल ट्वाइस। Ag सिल्वर, नेटिव सिल्वर Ag, अर्जेंटाइट Ag2S, सिल्वर ग्लैंस। अगला है केराजीराइट AgCl, हॉर्न सिल्वर भी इसको बोलते हैं। जिंक है आपका जिंक ब्लेंड और फेफेलेराइट, जेडेनफ ब्लैक जैक। ठीक है, ये जिंक ब्लेंड हो गया आपका। और आपका फेफेलेराइट Zn Fe2O4 हो गया। अगला है आपका फ्रैंकलिनाइट ZnCO3, कैलामीन ZnO, रेड जिंक बोलते हैं। जिंकाइट भी इसको कहते हैं। अगला है आपका Hg मरकरी, सिनेबार HgF सिंबल फार्मूला हो गया इसका। एमन मैग्नीज, इसका होगा मैग्नेटाइट MnO ब्रैकेट के अंदर OH। हॉफमैनाइट Mn3O4। अगला है आपका पायरोलुसाइट MnO2। अगला है आपका आयरन, इसमें पहला है आपका मैग्नेटाइट
Fe3O4 इसको लोड स्टोन और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोलते हैं। हेमाटाइट Fe2O3 रेड हेमाटाइट भी बोलते हैं। लाइमोनाइट FeOOH.NH2O। फीडेराइट इसका फार्मूला होता है आपका FeCO3, इसे सैफ्टिक आयरन भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और जो आपका लाइमोनाइट होता है इसको ब्राउन हेमेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, FeOH.NH2O इसका फार्मूला होता है। ठीक है, बात करते हैं आयरन पायराइट की। आयरन पायराइट इसका फार्मूला FeF2 होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न कोश की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं प्रगलन। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग की प्रक्रिया में अयस्क ओर के अपचयन रिडक्शन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित यानी फ्यूज अवस्था में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 नियॉन योम 288 ऑर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो आपका Na+। Na+ वास्तविक इलेक्ट्रोफाइल विद्युत इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है क्योंकि इसका अपटक पूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल धनात्मक रूप से आवेशित हो सकते हैं या उनमें रिक्त कक्षक हो सकते हैं। H+ BF3 इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। तो H+ BF3 ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो है आपका पोटेशियम। प्रसंगत विकल्पों में शक्तिता श्रेणी के अनुसार पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यह हवा और पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। पोटेशियम की आयनीकरण ऊर्जा सोडियम से कम होती है क्योंकि इसका परमाणु आकार बड़ा होता है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है क्योंकि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना ही शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अपितु भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं K, Na, Ca, Mg एवं Al इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये सामान्यतः स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। शक्यता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में यहाँ पर दिया गया, यानी टॉप टू बॉटम। टॉप पे जो होगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और नीचे डाउन होगा। ठीक है, इस चार्ट को ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया है, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, फिर उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर तांबा, फिर Hg मरकरी पारद, फिर Ag सिल्वर, फिर इसके बाद Au गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों के अंदर जिंक जस्ता के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए यह भोजन में उपस्थित अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है जिससे भोजन जहरीला हो सकता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। प्लेटिनियम। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने का मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। पहला है आपका प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म, दूसरा है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ
अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, प्लेटिनम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? Cu+2 एवं Gd। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं तथा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वयं का चुंबकत्व गुण खो देते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्पिन यादृच्छिक रूप से उन्मुख होती है। Cu+2 एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर पूर्णतः आकर्षित होते हैं और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्वयं का चुंबकत्व गुण बनाए रखते हैं। उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन संरेखित होते हैं, जिससे एक मजबूत चुंबकीय आघूर्ण निर्मित होता है। गैडोनियम Gd एक लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ Cu+2 एवं Gd। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। विकल्प में प्रदत्त धातुओं के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एवं घनत्व निम्न अनुसार दिए गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर धातु है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार mu में है, घनत्व G/cc। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 6.941 mu, घनत्व 0.534। पारा परमाणु क्रमांक 80, परमाणु भार 200.59 mu, घनत्व 13.534 Gcc। ऑस्मियम 76 परमाणु क्रमांक है, 190.23 परमाणु भार है और 22.61 घनत्व है। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 26.982 है, घनत्व 2.70 है। स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः यह सबसे भारी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? वह है आपका टंगस्टन। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि धातुओं की कठोरता सामान्यतः रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट द्वारा परिभाषित की जाती है। रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के अनुसार कुछ प्रमुख धातुओं की कठोरता का स्तर यहाँ पर दिया गया है। धातु है, कठोरता का स्तर लेड का 1.5, जस्ता का 2.5, स्वर्ण एंड गोल्ड का 2.5 से 3, तांबा का 3, प्लेटिनम का 4 से 4.5, स्टील का 4 to 4.5, लोहा का 4.5, टाइटेनियम का 6 है, टंगस्टन का 7.5 है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? टंगस्टन का है। कितना है? 7.5 है इसका हार्डनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? वो आपका हीरा है। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? हीरा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? वो है आपका हीरा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा यानी डायमंड है। यह कार्बन का एक अपर रूप एलोट्रॉप है, जो कि एक अधातु है। उर्जाइट बोरान नाइट्राइड संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक कठोर है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव स्ट्रेस सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में हैं। अभी उर्जाइट बोरान नाइट्राइड के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभीष्ट उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो अभी कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो जो आपका है उर्जाइट बोरान नाइट्राइड, तो इस पर अभी कहीं न कहीं परीक्षण चल रहा है। तब तक जब भी आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको क्या विकल्प मारना है? आपको हीरा ही मारना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य वेरी डक्टाइल है? वह है आपका नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण
एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण बहुत तन्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वह है आपका यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है जिसका परमाणु भार 238.03 तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है वह है आपका यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है वह है आपका प्लेटिनम। उपयुक्त प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम पीटी सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी एजी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा एसजी का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा सोने का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु, अक्रिय गैसें, उपधातु, मेटलॉइड्स आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में कैलिफोर्नियम परमाणु क्रमांक 98, कैलिफोर्नियम 252 कैलिफोर्नियम का समस्थानिक है तथा रोडियम परमाणु क्रमांक 45 को धातु मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एंडोहेड्रल फ्लोरीन तथा ट्रिटियम धातुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज वर्ष 1950 में हुई थी तथा इसका मूल्य लगभग $27 मिलियन प्रति ग्राम है, जबकि रेडियम की खोज 1803 में हुई थी, इसका मूल्य लगभग $58 प्रति ग्राम है। वर्ष 1985 में खोजे गए एंडोहेड्रल फ्लोरीन का मूल्य $167 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है कि एंडोहेड्रल फ्लोरीन की खोज सबसे बाद में हुई और यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ मटेरियल है। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एंडोहेड्रल फ्लोरीन एक ऐसे प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फ्लोरीन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु यानी मेटल एटम स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने पर उत्तर हेतु सबसे महंगी धातु के रूप में कैल्सिफोर्नियम 252 का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में हाल ही में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया है और इस दृष्टि से कैल्सिफोर्नियम 252 प्रश्न के अभिष्ट उत्तर के रूप में उपयुक्त नहीं है। साथ ही एंडोहेड्रल फ्लोरीन के सबसे बाद में खोजे जाने सबसे महंगे पदार्थ होने तथा एंडोहेड्रल मेटलोफ्लोरीन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन करने का विचार किया जा सकता है। इस प्रश्न को गलत तरह से संचित करने और इसमें भ्रामक मिसलीडिंग तथ्यों का समावेश होने के चलते इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किए जाने की अनुशंसा की गई। ये क्वेश्चन जो था इसके विकल्प में कैल्सिफोर्नियम 252 और एंडोहेड्रल फ्लोरीन दोनों होने की वजह से कहीं ना कहीं ये डाउटफुल कैटेगरी में था और क्लियरिटी ऑफ द क्वेश्चन नहीं थी। ठीक है, ये थॉट नहीं थी इसकी कि भाई किस तरीके से ये क्या पूछना चाह रहा है एक्चुअली। ठीक है, उस केस में इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग मोती पर्ल की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में लगभग 82 से 86% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट लगभग 2 से 4% जल तथा लगभग 10 से 14% कांचीयोलिन पाया जाता है। कांचीयोलिन एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 18, मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचीयोलिन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य, रूबीज और नीलम सेफायरीज रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र
L2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। कथन ए है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, कारण धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। पहला आपका सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत दिया गया है। ठीक है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा को हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ये जो ऊष्मा है कहीं कहीं हाइड्रोजन गैस में क्या करती है, आग लगाने का काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? वह है आपका सोडियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें इस्तेमाल होता है सोडियम। सामान्यतः 3 तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सोडियम लैंप, इससे पीली रोशनी निकलती है। दूसरा है मरकरी लैंप, इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। तीसरा है प्रतिदीप्ति लैंप, फ्लूसेंट लैंप, इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? वह है आपका सोना। धातुओं में सोना गोल्ड की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रियता का क्रम निम्नलिखित है: लिथियम Li, पोटेशियम K, बेरियम Ba, स्ट्रोंशियम Fr, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, मैग्नीज Mn, जिंक Zn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, टिन Fn, लेड Pb, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au। क्वेश्चन नंबर 27, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरेनियम एवं सीफा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। दूसरा क्या है आपका गलत है, पहला क्या है आपका सही है, केवल एक सही होगा। उत्कृष्ट धातुएं नोबल मेटल्स ऐसी धातुओं का समूह है जो हवा में खुला छोड़ दिए जाने पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एवं संक्षारण यानी कोरोजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि ये अक्रियाशील यानी इनएक्टिव होती हैं और अन्य तत्वों के साथ संयोजन के फलस्वरूप यौगिक कंपाउंड्स का निर्माण नहीं करती। सर्वाधिक आम मोस्ट कॉमन उत्कृष्ट धातुएं स्वर्ण, प्लेटिनम, रेडियम, इरिडियम, रूथेनियम, ऑस्मियम तथा पैलेडियम आदि हैं। यूरेनियम एवं फीफा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यूरेनियम और फीफा क्या हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है उत्कृष्ट धातु के। ठीक है, तो यही पूछा गया था, तो यहाँ पर दिया गया था यूरेनियम एवं फीफा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ठीक है, जिस वजह से क्या था, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 28, सोने को घोला जा सकता है। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज एक्वा रेजिया 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोओरिक अम्ल यानी HAuCl4 बनाता है। इस प्रश्न में जो है स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण दिया, क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये 3 भाग HCl होता है और 1 भाग जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। या अगर एक्वा रेजिया दिया रहता तब भी जो है विकल्प में अगर होता तो वो आपका सही हो जाता, इसीलिए इसमें क्या है स्टार लगा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। क्योंकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? मूल रूप से श्वेत धातु व्हाइट मेटल, लेड, योम, लिथियम या अन्य धातुओं यथा कैडमियम, बिस्मथ तथा जस्ते की मिश्र धातु एलाय होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका विकल्प ई उत्तर जो है सही था, क्योंकि विकल्प में ना तो लेड दिया गया था, ना तो लिथियम था, ना कैडमियम, ना बिस्मथ, ना जस्ता। ठीक है, इसलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, खनिज मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस इनऑर्गेनिक सॉलिड्स है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 32, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज है? टाइटेनियम का। इल्मेनाइट का फार्मूला होता है आपका FeO.TiO2 तथा रूटाइल। टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। रूटाइल का रासायनिक सूत्र TiO2 होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाएगा टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज, तो उसमें कौन आता है? एक आपका आता है इल्मेनाइट, दूसरा आता है रूटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्वेश्चन 34, निम्न में से किसे अनबुझा चूना क्विक लाइम कहते हैं? CaO को। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 35, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्मुना और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, लाइमस्टोन एवं सिलिका मिट्टी, सिलिका क्ले का उपयोग होता है। जब सिलिका मिट्टी और लाइम को एक साथ गर्म किया जाता है तब वे एक साथ पिघलकर एवं अभिक्रिया कर सीमेंट क्लिकर का निर्माण करते हैं। इस क्लिंकर में भारानुसार 2 से 3% तक जिप्सम CaSO4.2H2O मिलाया जाता है जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन निम्नवत है। इसके अंदर CaO 50 से 60%, FiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, MgO 2 से 3%, Fe2O3 1 से 2%, SO3 1 से 2% होता है। ठीक है, तो इसमें चूना पत्थर भी दिया गया है, सिलिका मिट्टी दी गई है, जिप्सम दी गई है, इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा। विकल्प ई आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कथन 2 कह रहा है सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिकायुक्त मृतिका मिलाई जाती है। कथन 3 कह रहा है सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। इसका विकल्प भी सही होगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों क्या हैं आपके? सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये अब की बार जो है 2025 का जो आयुष का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और इस तरह के जो है ऑप्शन जो है बनाए गए थे। ठीक है, न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था जो है क्वेश्चन का। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय रिपोर्टें तथा हाल के वैज्ञानिक शोध के अनुसार सीमेंट क्षेत्र वैश्विक मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में लगभग 5 से 8% तक का योगदान देता है। अतः कथन एक सही है। व्यवहारिक रूप से सीमेंट निर्माण हेतु उसके मिश्रण में चूना पत्थर CaCO3 के साथ सिलिका युक्त मृतिका एक मानक घटक के रूप में मिलाई जाती है। अतः सीमेंट के कच्चे माल मसाले के निर्माण की तैयारी में कोई ऊष्मीय या रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती। परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट अपने स्थिर रूप में रहता है
और CO2 गैस का उत्सर्जन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर लाइमस्टोन वास्तव में चूना लाइम CaO में परिवर्तित होता है और वहीं से प्रक्रिया संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। इसीलिए कथन 3 भी पूरी तरह सही है। अतः कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O है। या जिप्सम का बना होता है, इसका उपयोग शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? जिप्सम में। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है। इसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह तटीय एवं आंतरिक इनलैंड प्लेफर बालुकाओं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माइका है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अभ्रक माइका एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है और इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की परावैद्युत शक्ति यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है। अतः इसे संधारित्र यानी कैपेसिटर्स तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक माइका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वैद्युत। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वह है आपका पारा। धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण उष्मा का चालक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? वो है आपका, तो इसके विकल्प में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो तांबा दिया गया है, फीफा दिया गया है, जस्ता दिया गया। ठीक है, तो इन सब में देखा जाए तो सबसे कम जो है चालक पारा है। एक तरीके कह सकते हैं कि ये इन सब में देखा जाए तो फीफा, लेड, जस्ते में तो पारा सबसे अधिक कुचालक होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच आदि। सभी धातुएं उष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, फीफा एवं पारा की उष्मा चालकता कम यानी पुअर कंडक्टर्स होती है। लेड की उष्मा चालकता 34.7 होती है W/m के, जबकि पारा की उष्मा चालकता लगभग 8.31 W/m के होती है। तो इनमें अगर तुलना करोगे तो कहीं न कहीं पारा जो है आपका नीचे आएगा। ठीक है, फीफे से भी नीचे पारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? वो है आपका पारा। आप लोग देख रहे होंगे कि सारे सवाल जो है पारा के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको जो है एक बार अच्छे से जो है एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिएगा और विकल्प को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, अधिक कुचालक भी पूछ लेगा तब भी उसका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी अच्छा चालक पूछ लेगा, अगर विकल्प में पानी और बाकी चीज़ें दी रहेंगी तब भी उत्तर पारा हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो है पारे के ऊपर बनते हैं, तो इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और हो सकेगा तो नोट्स बना लीजिएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में चीज़ों को जो लिख के शेयर कर दूंगा। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
कहीं कहीं इसको उपचालक के रूप में, कहीं कहीं चालक के रूप में, तो दोनों विकल्पों में इसको सही माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? वो है आपका फ्रेंसियम। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम CF, रुबिडियम RB, फ्रेंसियम FR तथा गैलीनियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पारे मरकरी का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, हाई सर्कुलेशन पावर। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च, लगभग 356.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त होता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, यह अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो वह है आपका लेड। धातुओं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। धातुएं जैसे एल्युमिनियम, लौह एवं जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, हालांकि ये भाप स्टीम से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। पिचब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? वह है आपका हेमेटाइट। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 57, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित यानी अनफिल्टर्ड होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग यानी रस्ट कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। ठीक है, तो ए तो सही है, परंतु आर क्या है आपका? गलत है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि रेनिन एवं टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ हैं, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, कथन एक क्या बोल रहा है? जफ्तेदार लोहे गैल्वेनाइज्ड आयरन में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण यफद जिंक में उपचयन ऑक्सीडेशन क्षमता है। तो ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। जफ्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जफ्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जफ्ते की। जफ्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यफद, जफ्ता अथवा यफद जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जफ्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल
और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जफ्ते की पॉलिश की जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बाफट, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जफ्ते का। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग दिखी जाती है। उपयुक्त सभी। तो क्या है इसका? डी होगा सभी। गैल्वेनाइज आयरन वह लोहा है जिस पर जिंक जेडेन की परत चढ़ाकर उसे जंग से बचाया जाता है। जिंक की परत तेल के मुक्त वसीय अम्लों और नमी के साथ अभिक्रिया करके जिंक के विषैले यौगिक बनाती है। जिंक लवण और धातु आयन तेल के ऑक्सीकरण यानी रैम्फिडिटी की गति बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। अभिक्रिया के कारण जिंक की सुरक्षात्मकता परत धीरे धीरे क्षरित होती है और नीचे का लोहा नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे संक्षारण यानी कोरोजन का व जंग लगना स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अतः तीनों कारण वैज्ञानिक और आधिकारिक रूप से सही होने के कारण विकल्प डी क्या है आपका सही। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा नमी। लौह धातु के क्षयकरण यानी कोरोजन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो इसमें क्या है आपका कौन सा कूट सही है? तो दोनों आपके क्या हैं सही है। चांदी की वस्तुएं वायु में मौजूद सल्फर युक्त गैसों विशेषकर हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर टार्निश का गुण प्रदर्शित करती हैं, जिससे चमक घटती है और सतह काली तथा मटमैली दिखने लगती है। यह काला आवरण या कोटिंग मुख्यतः सिल्वर सल्फाइड Ag2S का होता है, इसलिए कथन एक और दोनों क्या हैं सही। क्वेश्चन नंबर 66, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की यानी टिन की। ताम्र संदूषण कॉपर कंटामिनेशन से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रागे टिन की परत चढ़ाई जाती है। टिन एक नरम व चांदी जैसा सफेद धातु है। टिन का रासायनिक संकेत Fn तथा प्रमाण क्रमांक 50 है। क्वेश्चन नंबर 57, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण यानी डिपोजिशन होना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, तीन धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी, तो सही ऑर्डर क्या होगा? पहले बी सबसे ज़्यादा, फिर आपका सी होगा, फिर आपका ए होगा। जिस धातु का मानक विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होती है। अतः धातु दिया गया था तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ए का 0.5 था, बी का -3 वोल्ट था और सी का -1.2 वोल्ट था। तो यानी सबसे ज़्यादा निगेटिव में बी का है, फिर आपका सी का है, फिर आपका सबसे कम होगा ए का, क्योंकि इसका है पॉजिटिव। यहाँ पर सूची दी गई है और आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर धातु दी गई है, गुणधर्म दिया गया है। सोडियम, सोडियम क्या होगा? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी ए का 4 होगा। पारा, विद्युत का अच्छा सुचालक, यानी बी का 1 होगा। सॉरी, पारा क्या है? कमरे के ताप पर द्रव, यानी बी का क्या होगा? 2 होगा, बी का 2 होगा। चांदी क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी सी का क्या होगा? 1 होगा। फीफा लेड क्या है? उष्मा का कुचालक है, ठीक है, डी का 3 होगा, यानी 4213। 4213 कहाँ है? 4213, यानी विकल्प बी सी आपका क्या होगा? सही होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं सूची को। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पारा कमरे के ताप पर द्रव, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक, फीफा लेड उष्मा का कुचालक। फिर आपका यहाँ पर सूची दी गई है और आपको सूची 2 से मैच करना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कर दिया गया है। पहला है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, तो कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, अभी हमने देखा, यानी ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु,
ये कौन है आपकी, एल्युमिनियम है, तो बी का 3 हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली एवं पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, गोल्ड होगा, यानी सी का 1 होगा। और उष्मा का न्यूनतम संचालक, इसमें क्या होगा, फीफा होगा, यानी डी का होगा। 4312 कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका, ठीक है, डी विकल्प आपका सही होगा। चांदी उष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। भूप्रवृत्ति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था शुद्ध में सोना मुलायम, बहुत तन तथा आघातवर्ध धातु का वह गुण जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है होता है। फीफा उष्मा का न्यूनतम संचालक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो है आपका चांदी। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसका फार्मूला Al2O3.2H2O होता है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहटाइट एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसीलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। 73, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, वह है आपका एल्युमिनियम। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। कई सारे प्रश्न पूछे गए इस पर। पिच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम और आर्जेंटाइट से चांदी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, वो है आपका एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3.2H2O है। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, वो हैं आपके एल्युमिनियम। कोरंडम इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 और क्रायोलाइट रासायनिक सूत्र Na3AlF6 दोनों एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। बॉक्साइट और डायस्पोर एल्युमिनियम धातु के अन्य प्रमुख अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क दिया गया है, रासायनिक सूत्र बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, कोरंडम Al2O3, डायस्पोर AlO ब्रैकेट के अंदर OH। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव हैं अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आदि के अम्लीय कण शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। बोर्डो मिश्रण यानी बोर्डियॉक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और चूना का मिश्रण होता है। यफद सम्मिश्रणों जिंक एमलगेमस का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में नहीं किया जाता। इसमें मुख्यतः द्रव पारे के साथ चांदी, टिन एवं तांबे की मिश्र धातु का मिश्रण होता है। यहाँ पर सूची दी गई है, आपको मैच करना है। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम है, सूची 2 में किसी उद्योग से संबंधित चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे आपका है आपका भंजन, तो भंजन क्या होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, पेट्रोलियम यानी A का 2। पगलन कहाँ इस्तेमाल होगा, ताम्र यानी B का 3। हाइड्रोजनीकरण ये कहाँ होगा, खाद वफा के अंदर यानी C का 4। वल्कनीकरण रबड़ में इस्तेमाल होता है, D का 1। 2 3 4 1 यानी बी विकल्प आपका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भंजन यानी क्रैकिंग की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। पगलन स्मेल्टिंग तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। फिर आपको जो है सूची दी गई है। सूची 1 में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ हैं, सूची 2 में तत्व दिया गया है, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हीरा, तो ये तो आपका किसका होता है, कार्बन, तो यानी ए का 4 हो गया। अगला है आपका संगमरमर, ये कैल्शियम, तो यानी बी का 1 हो गया। बालू, इसके अंदर सिलिकॉन होता है, यानी सी का 2 हो गया। और मणिक्य, ये होता है आपका एल्युमिनियम, तो डी का 3 हो गया, यानी 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहाँ पर है, 4 1 2 3, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट द्वारा बंधे होते हैं। संगमरमर मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। बाल या रेत का प्रमुख संघटक सिलिका FiO2 है। मणिक या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्युमिना Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन यानी Cr+3 भी उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया। ठीक है, नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये आपका सही है। ठीक है, जिंक कैलामाइन, ये भी सही है। आयरन हेमेटाइट, ये भी सही है। कॉपर का यहाँ पर दिया गया है सिनेबार, जो कि क्या है, गलत है। पारा मरकरी का क्या होता है, आपका सिनेबार होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। कॉपर तांबा क्यूपराइट, पारा मरकरी सिनेबार, जिंक जस्ता कैलामाइन, आयरन लोहा में लोहा हेमेटाइट। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, जल से हल्का क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व लगभग 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम क्या होगा, तो देखा जाए पहले सोना, फिर आपका पारा, फिर आपका क्या होगा, इस्पात होगा। ठीक है, यहाँ पर पदार्थ दिया गया है, घनत्व दिया गया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो सोना का होता है 19.3, पारा का अप्रॉक्स 13.6, इस्पात का 7.8। इस प्रकार विकल्प में दिए गए पदार्थों के घनत्व का अवरोही क्रम क्या होगा, सोना, पारा और इस्पात। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे उच्च होता है, वह है आपका बोरॉन। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रवस्था साम्य अवस्था में होती है। बोरॉन का गलनांक लगभग 2453 के, लोहे का गलनांक लगभग 1808 के, सिलिकॉन का गलनांक लगभग 1693 के, एल्युमिनियम का गलनांक लगभग 933 के है। अतः बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च है। अगला टॉपिक है आपका मिश्र धातुएं। पहले देखेंगे हम लोग नोट्स। मिश्र धातु यानी एलॉयज, दो या अधिक धातुओं की रचना होती है। इनमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों को का भी प्रदर्शन करती हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती हैं। अपने पिघले हुए अपघटकों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती हैं। इस्पात एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें एक बहुत बड़ा अनुपात लोहे का होता है। अतः परिमाण में कार्बन व अन्य तत्व होते हैं। पीतल और कांसा दोनों पुरानी जानी पहचानी धातुएं हैं। पीतल तांबे और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन का मिश्र धातु है। चांदी के उपकरणों और जड़ाऊ के कामों में प्रयुक्त चांदी को खरी चांदी यानी स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। यह चांदी और तांबे की एक मिश्र धातु ही है। ड्यूरालुमिन वायुयान के अवयवों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है और यह तांबे, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज की एक मिश्र धातु है। अन्य उपयोगी मिश्र धातुएं
रागा फीफा प्लस टिन, एलनिको लोहा प्लस एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, और नाइक्रोम निकेल लोहा प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज। धातुएं अपूर्णनव्य संसाधन हैं। स्वर्ण आभूषण प्रायः 22 कैरेट के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी होते हैं। एकदम शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट चार्ट दिया गया है। मिश्र धातुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं और कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनके अवयव और उनका उपयोग का एक टेबल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर मिश्र धातु दी गई है, अवयव दिया गया है और उपयोग दिया गया है। ठीक है, पीतल ब्रॉस, इसके अंदर तांबा जिंक यानी Fu प्लस Zn होता है। बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में काम आता है। अगला स्टील, लोहा प्लस कार्बन Fe प्लस C इसके अंदर होता है। परिवहन के साधनों, भवनों तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील, लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन आदि इसमें होता है। Fe प्लस Ni प्लस Cr प्लस C। खेल का सामान, बर्तन एवं दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में ये काम आता है। अगला है टाँका फोल्डर, फीफा टिन Pb प्लस Fn जोड़ों में टाँका लगाने में काम आता है। अगला है कांफा ब्रॉन्ज, तांबा टिन Fu प्लस Fn मूर्तियों, जहाज एवं सिक्कों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला है ड्यूरालुमिन, एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम मैग्नीज Al प्लस Fu प्लस Mg प्लस Mn वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में ये प्रयोग होता है। अगला है जर्मन सिल्वर, तांबा निकेल जिंक Fu प्लस Ni प्लस Zn बर्तन तथा अन्य चीजें बनाने में ये काम आता है। अगला है गन मेटल, 5 से 10% Fn, 2 से 5% Zn तथा शेष मात्रा Fu की। बेयरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व आदि में प्रयोग होता है। अगला है बेल मेटल, 80% Fu प्लस 20% Fn घंटे, बेल्फ आदि के निर्माण में। अगला है मैग्नीशियम, 90 to 95% Al प्लस 5 से 10% Mg रासायनिक तुला, वैज्ञानिक उपकरणों, विमानों के पुर्जों आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। अगला है एल्निको, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट एवं लौह Al प्लस Ni प्लस Fu प्लस Fe शक्तिशाली अस्थायी चुंबकों के निर्माण में। अगला है इलेक्ट्रम, मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत, न्यूनतम 20% की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में तांबा प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित हैं। Au प्लस Ag मेडल, आभूषणों, मूर्तियों आदि के निर्माण में। अगला है नाइक्रोम, मुख्यतः निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में लौह एवं मैग्नीज आदि भी उपस्थित। Ni प्लस Cr प्लस Fe प्लस Mn तापीय एवं हीटिंग एलिमेंट्स में उपयोग होता है। अगला है ब्रिटेनिया मेटल, टिन एंटीमनी तांबा 93% Fn, 5% Fb, 2% Cu विभिन्न बर्तनों यूटेंसिल्स के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न कोश। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पूछा गया। ठीक है, विकल्प हैं पीतल है, तांबा है, स्टील है, ब्रॉन्ज है। तो इसमें तांबा क्या है, ये मिश्र धातु नहीं है। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, वह है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता। अगला है आपका पारद मरकरी धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है ये। ठीक है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। ठीक है, विकल्प है जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम। तो लोहा जो है ये अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में इसे अमलगम कहते हैं, तो है आपका पारा, जस्ता। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है, टिन तथा शीशे की। टांका या फोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टिन जो है 32% आपका होता है। अगला है कांफा मिश्रित यानी एलाव धातु है, तांबा एवं टिन का। कांफे में 88% तांबा जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। कांफा मिश्र धातु है तांबे और टिन की।
यहाँ पर सूची दी गई है और आपको मैच करना है, ठीक है। जर्मन सिल्वर, तो इसमें क्या होता है, निकेल होता है, तो यानी ए का 2 हो जाएगा। फोल्डर, इसमें क्या होता है, टिन होता है, तो यानी बी का 1 होगा। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और हाइपो, इसमें होता है सोडियम, यानी डी का क्या होगा, 3 होगा। 2143, 2143, ठीक है। डी विकल्प आपका सही होगा। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर, तांबा लगभग 50 से 80%, जस्ता लगभग 10 से 35% और निकेल लगभग 5 से 20% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है। फोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टिन तथा शीशा के फोल्डर नरम फोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी CaClO का होल ट्वाइस होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी 0% होता ही नहीं इसमें सिल्वर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, वह है आपका एल्युमिनियम। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, वह है आपका कांसा में। पीतल में 68 से 71% तथा तक जो है तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टिन तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य एवं जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह है आपका तांबा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं, जस्ता एवं तांबा। पीतल ब्रास में 58 से 71% तक तांबा, कॉपर तथा शेष जस्ता, जिंक उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टिन तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तांबा एवं जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, वह है पीतल एवं कांसा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल ब्रास एवं कांसा ब्रॉन्ज इसकी मिश्र धातुएं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण मर्कुरियस सोलिबिलिस वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। कौन सा इसमें सही है आपका पूछा गया था, कथन सत्य है, तो इसमें 1 and 3 आर करेक्ट। यानी पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है और पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। कथन 2 और 4 गलत हैं क्योंकि मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया था पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। और मैग्नेटाइट जो एल्युमिनियम कह रहा है ये आपका गलत होगा, ये आपका आयरन होगा, ठीक है, Fe होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, वह है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है, वह है आपका निकेल। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघटता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है।
क्वेश्चन नंबर 23, इस्पात फ्लैग, स्टील फ्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? पहला है आधार फड़क बेस रोड के निर्माण के लिए, दूसरा है कृषि मृदा के सुधार के लिए, तीसरा है सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो जो आपका स्टील फ्लैग होता है ये तीनों के केस में जो है प्रयोग में आता है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही होगा। इस्पात फ्लैग इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का बाई प्रोडक्ट है। इस्पात फ्लैग में आयरन की कुल मात्रा लगभग 16 से 25% तक होती है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। इस्पात फ्लैग आधार फड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार, सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। इस्पात फ्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा एसिडिक सॉइल्स के उपचार में भी जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? वो है आपका क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है तथा उसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? वह है आपका क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है? ये पूछा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो उसमें सिलिकॉन, बाकी निकेल, कार्बन, मैग्नीज ये सब इस्तेमाल होते हैं। स्टेनलेस स्टील जंगरोधी इस्पात का एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। आयरन इसमें 89.4% होता है, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं, वो है आपका क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। स्टेनलेस स्टील बनाने की लोहे में क्या मिलाया जाता है? वो है आपका क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर आपका लोहा होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा और कार्बन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका विकल्प जो है विकल्प में दिया नहीं गया था, इसलिए क्या होगा आपका ई विकल्प सही होगा। स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 से 2% के आसपास। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। तो इसी के साथ रसायन विज्ञान का लेक्चर 2 समाप्त होता है। तो जो छात्र इस वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुँचे प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट, साथ में नेक्स्ट लेक्चर भी कमेंट करें। ठीक है, साथ में इस सीरीज के बारे में दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लोग भी जो है इसका लाभ उठा सकें। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं एक शेड्यूल जो है, जैसे जो लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे देखा जाए तो कम्प्लीटली ये इस बुक का चौथा लेक्चर है, लेकिन जो लेक्चर्स वहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं, जैसे अगर आपका भौतिक विज्ञान आ रहा है तो उसके अंदर L1 L2 करके, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 करके मेंशन होगा। उसी तरीके से रसायन विज्ञान के अंदर आपका जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 और उसी तरीके से जीव विज्ञान के अंदर लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी मेंशन होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि कंप्लीटली जो है इसको मेंशन किया जाए 1 2 3 4 करके बुक वाइज, पर इससे क्या होगा कोई भी छात्र अगर नया है, ठीक है, या उसको सिर्फ जीव विज्ञान रिवाइज करना है या उसको भौतिक विज्ञान रिवाइज करना है या सिर्फ उसको केमिस्ट्री रिवाइज करनी है एग्जाम टाइम पे, तो वो आसानी से उसको वो लेक्चर मिल जाएंगे। टॉपिक भी उसके ऊपर लिखे गए हैं, तो आसानी से अगर कोई टॉपिक वो रिवाइज करना चाहता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको मेंशन की जा रही हैं कि रसायन विज्ञान के लेक्चर्स अलग अलग क्लास 1 क्लास 2 ऐसे मेंशन किए हुए हैं। भौतिक विज्ञान के लेक्चर आपका जो क्लास 1 क्लास 2 करके वहाँ लिखा रहेगा आपका, और जीव विज्ञान का अलग से ऐसे ही आपका क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हर जो आपके विज्ञान के तीनों सेक्शन है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों के नाम वहाँ मेंशन होंगे और उनकी जो है क्लासेस उसी ऑर्डर में मेंशन होंगी। ठीक है, ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट जब भी रिवाइज करना चाहें कभी भी एग्जाम से पहले तो आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएँ। बाकी मैं प्लेलिस्ट जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा, सारे वीडियोज़ के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।